नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा मतदान। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। आचार संहिता लागू। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार वासियों को दी बधाई। कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव को बताया लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में भी 8 सीटों पर 11 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 14 नवंबर को होगी मतगणना। उत्तर बंगाल में राहत सामग्री बांटने के दौरान भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर जानलेवा हमला। भाजपा ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर फिर खड़े किए सवाल। गाजा संघर्ष पर क्या लगेगी लगाम। इजरायल और हमास के बीच आज मिस्र में गाजा शांति वार्ता को लेकर अहम बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों पक्षों से किया तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 14 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में मतदाताओं की संख्या करीब 7.42 करोड़ है। उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्र पर 1200 मतदाताओं के मतदान का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशन हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। बिहार में एसआईआर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 30 नवंबर को फाइनल मतदाता सूची जारी की जा चुकी है। अभी भी अगर किसी का नाम मतदाता सूची में आने से रह गया है तो वो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। 30 सितंबर को
फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से कराई जाएगी और जीरो टॉलरेंस टू एनी वॉयलेंस पर जोर रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार 17 नए कदम उठाए जा रहे हैं जो बाद में देश के अन्य चुनावों में भी लागू होंगे। बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक एक इनिशिएटिव के ऊपर काफी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं की मदद के लिए चुनाव आयोग ने मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर की सुविधा दी है जिस पर मतदाता बीएलओ से लेकर राज्य के सीईओ तक से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी मतदाता ईसीआई नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने बीएलओ से बात कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950 +91, अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। एसटीडी कोड जहां का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहां के एसडीएम का एसटीडी कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। 38 DMs के यहां भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में सीओ के यहां भी कॉल कर सकते हैं। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और सीओ स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार वासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए समस्त बिहार वासियों को बधाई। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास और सुशासन की नई दिशा दी है। आज बिहार गरीब कल्याण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। ये देश और प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का प्रमुख माध्यम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है। बिहार का ये चुनाव प्रदेश को विकास के रास्ते पर अनवरत ले जाने, घुसपैठियां मुक्त करने और जंगल राज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की पुण्य धरा की जनता इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद और प्रचंड मतों से समर्थन प्रदान करेगी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन राज्य में 225 सीटों पर चुनाव जीतेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में तेजस्वी और राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ खास बातचीत की। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। सर, इन चुनावों के ऐलान को किस तरह से देख रही है बीजेपी और एनडीए? हम ये मान रहे हैं कि जितना जल्दी चुनाव हो
नई सरकार का हम फॉर्मेशन करेंगे, बिहार के विकास को और तेजी से ले जाएंगे। सर एजेंडा क्या है? क्योंकि 2 दशक से तो एनडीए नीतीश कुमार की सरकार है, तो फिर आप जनता के बीच अपना एजेंडा रखेंगे? जनता के बीच एजेंडा रखे हुए हैं, विश्वसनीयता है। कभी बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, तो पहले तो उस गड्ढे को भरा गया, अब इंडस्ट्री आ रहा है, बिजली अब 24/7 है, नदियों पर पुल का जाल है, चमचमाती हुई सड़क है, अमन चैन शांति है। पहले गुंडा राज था, अब सामाजिक समरसता का राज है। अब कोई माए बाप ये नहीं देखता कि शाम को 5 बज गया, 6 बज गया, मेरा बेटा नहीं आया है। ये लालू जी का जंगल राज अब बिहार में नहीं चलेगा। क्या कहना है राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति पर? मैं पूछता हूं, ये दोनों युवराज के पास मुद्दा क्या था? नीतीश जी के 20 साल और लालू जी के 15 साल जंगल राज बनाम विकास, न्याय, शांति, इस पर क्या बोलते? नरेंद्र मोदी के विकास पर क्या बोलते? आज विश्व के एकमात्र सबसे लोकप्रिय नेता भारत के नरेंद्र मोदी है। क्या बोलते? जब इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने भ्रम फैलाया। चुनाव आयोग ने कहा शुद्धिकरण कर दिया, तो शुद्धिकरण हो गया, तो इन्होंने जाते जाते 89 लाख कहा और काट दो, एक भी लिखित कंप्लेन नहीं किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि एक बार फिर से एनडीए की वापसी होने जा रही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है बिहार के चुनाव के बाद। कैमरामैन राहुल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी 8 सीटों पर उपचुनाव होंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डाम्पा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में दम्पा, ओडिशा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। क्या रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। उत्तर बंगाल के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे भाजपा विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर हमला कर दिया गया। हमले में बुरी तरह जख्मी भाजपा नेताओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस हमले को सत्तारूढ़ टीएमसी की साजिश बताया है। भाजपा सांसद और विधायक घटनास्थल से निकलने लगे तो भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया, जिससे उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थर लगने से सांसद खगेन मुर्मू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और शंकर घोष के मुंह पर चोटें आई हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी से विधायक शंकर घोष पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना टीएमसी के लिए सामान्य बात हो गई है। सेवा कार्य में जुटे हमारे नेताओं पर जिस तरह का कातिलाना हमला हुआ है वो दुखद है। सेवा कार्य में जुटे हुए हमारे नेताओं पर जिस ढंग का कातिलाना और हिंसक हमला हुआ है वो अपने आप में बहुत दुखद
और बहुत खतरनाक है। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। इससे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसी अवमानना और तिरस्कार है, यह तो समझ में आता ही है, परंतु साथ ही साथ जनजातीय समुदाय, ट्राइबल समुदाय के लिए किस प्रकार की अवमानना और तिरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार में है, यह भी समझ में आता है। सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि जिस वक्त पूरा उत्तरी बंगाल बाढ़ग्रस्त है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समारोहों में शिरकत कर रही हैं। इस समय उत्तरी बंगाल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का मीडिया में वीडियो अवेलेबल है कि वो कोलकाता में एक उत्सव में नृत्य कर रही हैं। ये दोनों चित्र अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इससे पूर्व भी दुर्गा पूजा के दौरान 12 लोग इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मारे गए, परंतु उसके बावजूद भी सरकार के चेहरे पर शिकन नहीं आई और सारे उत्सवों में सहभागिता यथावत रही। अभी जो स्थिति है उत्तरी बंगाल में 28 लोगों के मृत्यु के समाचार और हजारों लोगों के बेघरबार होने की स्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता खगेन मुर्मू पर हुए जानलेवा हमले पर भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने बंगाल में जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमले को लेकर ममता सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। एक आदिवासी लीडर, 2 बार के सांसद खगेन मुर्मू को जिस प्रकार से मारा गया है, ये अमानवीय है, ये क्रूरता है, ये बर्बरता है और इसे बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। इसके खिलाफ संविधान के अंतर्गत जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए वो जरूर होके रहेगी। और ये आप याद करिए संदेशखाली किस प्रकार से महिलाओं के साथ उस समय वातावरण बनाया गया था, उनके खिलाफ किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उतर के आई थी, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। अगर एक सांसद, एक विधायक खून से लथपथ नजर आता है तो किस प्रकार से डेमोक्रेसी जीवित है आज बंगाल में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी दहशत में है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी गैंगस्टर नेक्सस मामले में 22वें आरोपी पर आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए की विशेष अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए ने अपने 5वें आरोप पत्र में राहुल सरकार पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को भारत में आतंकी गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगाया है। गिरोह के सदस्यों को देश से भागने में मदद करने के अलावा वो उनके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे जाली पहचान पत्र तैयार करने और उनकी व्यवस्था करने में भी शामिल था। राहुल सरकार इस मामले में अब तक आरोपित होने वाला 22वां आरोपी है। अब तक राहुल समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि व्यापार घाटा भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चमड़े के कारोबार के अलावा भारत को गैर चमड़े के उत्पादों पर भी ध्यान देना होगा। India's expertise was stuck with leather. The world move on to non-leather footwear, and I think that's the second story that comes up. We
actually didn't make that move, and why he's analyzed, we'll come to that bit later. That is the second big story, that in labor intensive sectors we have not moved with the times. And why did we not move with the times? It's a very simple thing. We didn't improve our raw material supply. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय 20वें फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने एआई पर फिक्की पार्थेन की नॉलेज रिपोर्ट और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों और व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने में उच्च शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से आवश्यकता आधारित शोध को बढ़ावा देने की अपील की। हायर एजुकेशन में हमारे देश की आवश्यकता क्या है, हमारे समाज की आवश्यकता क्या है, वर्ल्ड में फ्यूचरिस्टिक कौन सी डेवलपमेंट हुई है, उसके आधार पर आज हम किस प्रकार के नए रिसर्च को हम लोग ला सकते हैं। हमारा इंपोर्ट जिसके कारण कम हुआ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इस प्रकार का नॉलेज सपोर्ट ये हमें हमारे हायर एजुकेशन वालों से चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी जो है एक प्रकार से हमारा नॉलेज कैपिटल है और मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेटिव रिसर्च फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और गाजियाबाद हिंडन एयरबेस में बुधवार को 93वां वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। सोमवार को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। एयर वॉरियर्स ने हाथों में हथियार और चटक लाल के साथ रिहर्सल की। मौसम खराब के कारण हैंगर में ही फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। वहीं वायुसेना दिवस के मौके पर 97 वायु वीरों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 2 मरणोपरांत हैं। इसके साथ ही 3 यूनिट्स को भी सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर लड़ाकू जहाजों का एक स्टैटिक डिस्प्ले भी रखा जाएगा, जिसमें मिग 21, सुखोई और रफाल शामिल रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर दिल्ली सचिवालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व और उनके शिक्षाप्रद जीवन पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली सरकार में अवकाश घोषित किया, जो कि हर साल रहेगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं समाज में न्याय और समरसता की भावना को सशक्त बनाती हैं। इस मौके पर दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारतीय पैरा एथलीट सिमरन ने 200 मीटर में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सिमरन ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के देश में आयोजन को ऐतिहासिक माना और कहा कि इन खेलों में मिली सफलता उनके आगे की राह को मजबूत करेगी। सिमरन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है और इस वक्त हमारे साथ 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिमरन है। सिमरन, कैसे देखते हैं अपने इस प्रदर्शन को और कहाँ लगता है कि ये ब्रॉन्ज जो है वो कहाँ पे गलती हुई जो गोल्ड से चूक गया? कंपटीशन बहुत अच्छा गया है। हमने सोचा था 24.65 के आसपास की एशिया रिकॉर्ड ब्रेक करना है। हमने उससे भी अच्छा किया, 24.4 लगाई, पर सबकी चेस्ट फिनिशिंग थी तो उसमें ब्रॉन्ज हो गया। इस तरह से ये पूरी चैंपियनशिप हुई है, इसको किस तरह से देखती हैं कि पैरा एथलीट के लिए कितना बड़ा ये वरदान है, क्योंकि अपने देश में जिस तरह से आयोजित हुई है, खासतौर से भारतीय एथलीटों के लिए? एक खिलाड़ी अपने देश के लिए दौड़ता है, अपने देश के लिए मेडल लाता है और मुझे लगता है जब मैं दौड़ती हूँ तो हर भारतीय को मेरे से उम्मीद रहती है और हर भारतीय खुश होता है मुझे देख। ओवरऑल परफॉर्मेंस को किस तरह से देखती हैं भारतीय पैरा एथलीटों के? अच्छा था सर, और हर बार मेडल प्लस होते हैं और अगली बार हम और बढ़ाएंगे। हम हर बार बढ़ाते हुए आ रहे हैं मेडल टैली और अगली बार भी बढ़ाएंगे। बस तैयारी कर रहे हैं, सपोर्ट है साई का, पीसीआई का, हमारी फेडरेशंस का, गवर्नमेंट का। एक टीम गेम होता है ये, मतलब
पूरी टीम लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिमरन दिख रही थी भागते हुए, पर मेहनत मेरे पीछे बहुत लोगों की है। नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट सर एशियन गेम है, और एशियन गेम में 3 गोल्ड का टारगेट है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो ये है सिमरन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका टारगेट जो है वो पैरा एशियन गेम्स है, और यहाँ से एक मंच मिला है उन्हें अपने आप को साबित करने को, जिसको उन्होंने भरपूर जिसका फ़ायदा भी लिया है, और उम्मीद करती हैं वो पैरा एशियन गेम्स में भी अपनी इसी प्रदर्शन को दोहरा पाने में कामयाब होंगे। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।